स्टार्ट होगा हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन। लैग्रेंजियन से, ये जो लैग्रेंजियन इक्वेशन हमने पढ़ा था उससे किस तरह से डिफरेंट होगा। हमने लैग्रेंजियन के अंदर पढ़ा कि एल जो कि एनर्जी का एक फॉर्म था, वो एल किसके इक्वल था, टी माइनस वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने पढ़ा किसके अंदर, लैग्रेंजियन के अंदर। गुड मॉर्निंग भाई। और हैमिल्टोनियन के अंदर एच से शो होगा एनर्जी का टर्म, और एच इक्वल्स टू होगा टी प्लस वी। एच इक्वल्स टू क्या होगा, टी प्लस वी। तो दोनों की जो प्रॉब्लम्स है, दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग कंस्ट्रक्ट होगी। दूसरी चीज जो लैग्रेंजियन हमने पढ़ा, उस लैग्रेंजियन में जो फंक्शन था एनर्जी का फंक्शन, वो डिपेंड कर रहा था क्यू पर, क्यू डॉट पर और टाइम पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम पर। वहीं जब हम हैमिल्टोनियन देखेंगे तो हैमिल्टोनियन में जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा होगा क्यू पर, पोटेंशियल पर, और पोटेंशियल नहीं, मोमेंटम पर। ये पी क्या होगा, मोमेंटम। तो हैमिल्टोनियन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, या ऐसा बोल लो डिस्प्लेसमेंट। एक हो जाएगा मोमेंटम और एक होगा टाइम। जबकि लैग्रेंजियन जो था वो फंक्शन था वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अब हैमिल्टोनियन का यूज़ करने से इक्वेशन जो है उसकी डिफ़िकल्टी रिड्यूस हो गई, या ऐसा क्या हुआ तो हैमिल्टोनियन हमें लाना पड़ा। तो लैग्रेंजियन, ऐसा नहीं है कि लैग्रेंजियन फेल हो गया तो उसके बाद हैमिल्टोनियन आया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मिल्टोनियन ने क्लासिकल मैकेनिक्स के नए डायमेंशंस ओपन कर दिए। नए डायमेंशन मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के फर्दर स्कोप जो है वो हैमिल्टोनियन से ओपन हो गए। तो हैमिल्टोनियन से कोई प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी है वो रिड्यूस नहीं हुई। प्रॉब्लम जो हैमिल्टोनियन से हो सकती है वो लैग्रेंजियन से भी सॉल्व हो सकती है। और ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि लैग्रेंजियन से हमें टफ लग रहा था इसलिए हम हैमिल्टोनियन लाए, वो कोई चक्कर नहीं है। जो प्रॉब्लम लैग्रेंजियन से है वो हैमिल्टोनियन से भी हो सकता है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो हैमिल्टोनियन ने, उसने क्लासिकल मैकेनिक्स के जो स्कोप हैं वो फर्दर एनहेंस कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है लैग्रेंजियन, ये फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और टाइम का, जबकि ये जो हैमिल्टोनियन है फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, मोमेंटम का और टाइम का। अब इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ा होगा वो भी हम देखेंगे। तो हमारा जो नया टॉपिक है, नया जो चैप्टर है, दैट इज़ नॉन एज हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। तो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन हम पढ़ने वाले हैं अभी। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, जैसा कि मैंने कहा, इट डज नॉट रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, बट इट एनहेंस द न्यू स्कोप ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इट डज नॉट use the difficulty level, but it enhance further scope of classical mechanics. It enhance further scope of classical mechanics. इसने क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फर्दर स्कोप है उनको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करूंगा। हैमिल्टोनियन इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने लैग्रेंजियन इक्वेशन का यूज़ किया। तो हैमिल्टोनियन और एनर्जी इंटीग्रल, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने जो लैग्रेंजियन इक्वेशन थी उसका यूज़ किया। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या थी, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन का मैंने यूज़ किया। इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्यू डॉट से। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ क्यू डॉट। इस इक्वेशन को मैंने क्यू डॉट से मल्टीप्लाई किया। क्यू डॉट से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा बन गया होगा, क्यू डॉट डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर और यहाँ पर भी हमें क्यू डॉट लगाना है।
यहाँ पर भी मैंने क्यू डॉट लगा दिया, क्यू डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्यू डॉट को अंदर ले जाऊँ और इस क्यू डॉट को मैं अंदर ले जाऊँ, तो अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। चेंजेस क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा और कुछ इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा। क्या ऐड करूँगा, क्या सब्सट्रैक्ट करूँगा, वो देखते हैं। पहले मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, ये वाली जो इक्वेशन है, क्यू डॉट डी ओवर डी टी और डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट डेल एल ओवर डेल, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं कुछ इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल टी, ये वाला पार्ट मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो कुछ ऐड कर दिया। ऐड क्या करा है मैंने, जो सब्सट्रैक्ट किया है वही मैंने ऐड कर दिया, क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट और प्लस डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक मैंने ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, उसको मैंने ऐड कर दिया, सेम टर्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया मैंने। मेरे पास लैग्रेंजियन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, वी नो दैट, मैंने अभी भी आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया कि जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन है किसका, क्यू, क्यू डॉट और टाइम का। इसको अगर मैं आइलर्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, यानी कि इसका मैं ऐसा लिखूँ डी एल ओवर डी टी, इसका जो डी एल ओवर डी टी है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डेल एल ओवर डेल क्यू और डेल डी क्यू, डेल एल ओवर डेल क्यू डी क्यू प्लस डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट डी क्यू डॉट प्लस डेल एल ओवर डेल टी, ये लिखा जाएगा। तो अगर मैं कुछ टर्म्स इस इक्वेशन में देखूँ, कौन कौन से टर्म, मेरे को कुछ टर्म्स दिख रहे हैं जो इसके जैसे लिखे हुए हैं, और वो टर्म्स हैं कौन से, क्यू डॉट, शायद कुछ गड़बड़ दिखता है। और इस इक्वेशन को मैं फर्दर चेंज करूँ तो ये लिखा जाएगा क्यू डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू प्लस ये लिखा जाएगा क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट और प्लस डेल एल ओवर डेल टी, तरह से मैंने लिखा। और जब मैं इस तरह से इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, और जो कि किसके इक्वल है, डी एल ओवर डी टी के इक्वल है, डी एल ओवर डी टी, तो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये इक्वेशन इसी का फॉर्म ले रही है, और ये वो है ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों सेम है। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, डी एल ओवर डी टी लिख सकता हूँ ना। आई कैन राइट डी एल ओवर डी टी वाओ इन द प्लेस ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स के जगह पर मैं ये डी एल अपॉन डी टी टर्म्स यहाँ पर फिट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में चेंजेस कर दूँगा। चेंजेस करूँगा तो क्या बनेगा, तो पहला टर्म है हमारे पास, वो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, क्यू डॉट डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, वो वाले जो टर्म्स हैं वो मैंने हटाए और उनकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डी एल ओवर, देन बाकी के जो टर्म्स थे जो मैंने ऐड किए थे उनको एज इट इज़ लिख दिया, क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट और प्लस डेल एल ओवर डेल टी। अच्छा, अब किसी को डाउट है कि मैं इसको इससे कट कर दूं, इसको और इससे कट कर दूं, तो ये नहीं होगा। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल करने की सोचो, गलती से भी मत सोचना, इनको हम दूसरे से कट नहीं करेंगे। कट नहीं करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे को यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ से मेरे को कॉमन दिख रहा है, उनको मैंने साथ में उठाया, साथ में उठा के मैं इसको एक साथ लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, इसको एक साथ लिख दिया डी ओवर डी टी, और इसको लिखा मैंने क्यू डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। अगर मैं डी ओवर डी टी करता हूँ इसका क्यू डॉट का डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट से, मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा क्यू डॉट डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट प्लस क्यू डबल डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट। ठीक है, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैं क्लब करके साथ में ये लिख सकता हूँ, और जो पहले वाले टर्म्स हैं जो एज इट इज़ बचे हुए हैं उनको मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, डी एल ओवर डी टी, और इस वाले को सेम लिख दिया ऐसे ही, डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब कुछ दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कर सकता हूँ, इसको अंदर ले जाऊँ, जो रेड वाला लिखा हुआ है इसको अंदर ले जाऊँ। इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो क्या दिखेगा, d/dt, ये वाला एज इट इज़ q डॉट डेल एल ओवर डेल q डॉट, और माइनस कर दिया l, माइनस l, और ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस डेल एल ओवर डेल t इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डेल एल ओवर डेल t इक्वल्स टू 0। ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये इस पूरे टर्म को मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया हैमिल्टोनियन, इसको मैंने नाम दिया h, h स्टैंड्स फॉर हैमिल्टोनियन। और ये किसके बराबर है, q डॉट डेल एल ओवर डेल q डॉट और माइनस l, इसको मैंने कहा हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वो बनी d/dt, और ये बना h, वापस से लिखते हैं, dh/dt। हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, dh/dt प्लस डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन और एनर्जी इंटीग्रल। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन और एनर्जी इंटीग्रल, हैमिल्टोनियन और एनर्जी इंटीग्रल। एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैमिल्टोनियन जो है वो किसके बराबर है, q डॉट डेल एल ओवर डेल q डॉट माइनस एल। दैट क्लियर। टू q डॉट डेल एल ओवर डेल q डॉट माइनस एल। इस इक्वेशन को मैंने पिक किया और मैंने यहाँ लिख दिया इस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, h इक्वल्स टू q डॉट डेल एल ओवर डेल q डॉट माइनस, माइनस क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ। अब l जो है l वो किसके इक्वल होता है, t माइनस वी। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मैंने एमएससी का तुम्हारा बहुत कुछ करवा दिया है, एमएससी का मैंने तुम्हारा बहुत कुछ करवा दिया है। l इक्वल्स टू टी माइनस वी। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, मैं एक फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख देता हूँ ना। तो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया ऐसे, t इक्वल्स टू मैंने लिखा 1/2 mx डॉट स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, और माइनस ये v हो गया 0, मान लिया मैंने 0, लेट लेट कर लिया, लेट। ठीक है, लेट कर लिया। अब अगर मैं इसका q डॉट निकालूं, इसको भी मैं q डॉट कर देता हूँ। चलो इसको पहले मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ तुम्हें। अगर मैं कहूँ कि t है, t इक्वल्स टू होता है हाफ mx डॉट स्क्वायर, और मेरे को निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालने के लिए मैंने इसको x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बना 2/2 mx डॉट, ऐसा बन गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, mx डॉट जो लिखा हुआ है mx डॉट, ये क्या बना, मोमेंटम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, मोमेंटम। और ये अगर मोमेंटम बन गया है तो dt/dx डॉट की वैल्यू क्या हो गई, p। dt/dx की वैल्यू p हो गई है। इसका मतलब अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखूं तो dt/dq डॉट ही किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। dt/dq डॉट भी किसके इक्वल होगा, p के। और ये जो लैग्रेंजियन है ये क्या लिखा हुआ है, t माइनस वी। v का जो टर्म होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें x डॉट का टर्म तो होता ही नहीं है, और उसमें x डॉट या q डॉट का टर्म नहीं होता, तो q डॉट के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है, कौन सा वाला टर्म, डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, ये किसके बराबर है, पी के बराबर है कि नहीं है। डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। अगर ये पी के इक्वल है तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इक्वल्स टू क्यू डॉट पी माइनस एल। आया ना। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इक्वल्स टू क्यू डॉट पी माइनस एल। हाँ, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम है ये, जनरलाइज मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है, जनरलाइज मोमेंटम। इज इट क्लियर। इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन एग्जैक्टली बन क्या रही है पहले उसको हम देख लेते हैं। तो वो जो लैग्रेंजियन इक्वेशन हमारे पास बन रही थी, को मैंने यहाँ लिखा
डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन रही थी लंगरेजियन इक्वेशन, करेक्ट। ये हमारे पास बन रही थी कौन सी इक्वेशन? लंगरेजियन इक्वेशन। तो इस लंगरेजियन इक्वेशन को भी मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ क्या? देखो चेक करो, ये जो लंगरेजियन इक्वेशन है इसको भी मैं किसी फॉर्म में बना सकता हूँ क्या? चेक करो, बन सकती है या नहीं बन सकती। तो आप लिख रहे हो डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू पी। ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है पी, ठीक है। ये क्या बन रहा है? डी ओवर डी टी, और ये हो गया माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 0। तो डी पी ओवर डी टी हो गया, ये हो गया पी डॉट, हो गया पी डॉट। ये किसके बराबर हो गया? डेल एल ओवर। तुम्हें यहाँ से दो तीन चीज़ें मिली। क्या मिला? कि पी डॉट इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल क्यू। इसी तरह से डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, ये किसके इक्वल है? पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये याद रखो। कह दूँ कि इफ़ जो लंगरेजियन है वो फंक्शन है केवल क्यू और क्यू डॉट का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एल इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ टाइम, L is not dependent on time explicitly, explicitly, okay, explicitly not dependent on time L। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि टाइम पे ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल एल ओवर डेल टी इसके इक्वल है 0 के, और डेल एल ओवर डेल टी 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई थी, कौन सी इक्वेशन? डी एच ओवर डी टी प्लस डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था? 0। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई थी डी एच ओवर टी प्लस डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0, तो उसमें ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया? 0 हो गया। ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या बना? डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू 0। डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू 0 मतलब एच क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। मतलब एच बोले तो हैमिल्टोनियन जो है वो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ये केस फर्स्ट ले लिया। ये कब है? जब एल जो केवल फंक्शन है क्यू और क्यू डॉट का, यानी कि एल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लिसिट टाइम। एल टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में डेल एल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहा तो कैसे कर रहा है? इम्प्लिसिटली। और इम्प्लिसिटली वो होता है जिसमें हमें टाइम दिखाई नहीं देता क्वेश्चन के अंदर, वो हो गया 0। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड में मैंने लिखा कि एल फंक्शन है एल क्यू क्यू डॉट और टी का। इस केस में आप डेल एल ओवर डेल टी को 0 नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो आपके पास इक्वेशन लिखी जाएगी डी एच ओवर डी टी प्लस डेल एल ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। और दैट मीन्स कि ये जो डे एच अपॉन डी टी है इस बार वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और 0 के इक्वल नहीं होगा तो एच की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी? नहीं। अब एच की वैल्यू कांस्टेंट नहीं। दो अलग अलग चीज़ें बन गई। पहली चीज़ ये बनी कि यदि एल यानी कि लंगरेजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन है टाइम का, एक्सप्लिसिट फंक्शन है टाइम का मतलब एक्सप्लिसिटली फंक्शन टाइम, इम्प्लिसिट फंक्शन है टाइम का ना, आई ई इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ लिख भी देता हूँ इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। उस केस में डेल एल ओवर डेल टी हो जाएगा 0, तो जो हैमिल्टोनियन है वो हो जाएगा कांस्टेंट। और यदि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है टाइम का, उस केस में डेल एल ओवर डेल टी 0 नहीं होगा और हैमिल्टोनियन कांस्टेंट नहीं होगा। ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सीधे सीधे जो स्टेटमेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हैं। यहाँ तक क्लियर बात?